Hello students, I am Amit Parik. All of you are welcome in Gayatri classes. Today we will read chapter number 1 solid state part 6. Before start the video, if you have not subscribed the channel, please subscribe the channel and like the video. Today is our topic calculation involving unit cell dimension. First is calculation of density. देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे डेंसिटी की कैलकुलेशन आप लोगों को करवा रहा है। और डेंसिटी की कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो सबसे पहले छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उनको याद रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और ये चीज़ हमने पैकिंग एफिशिएंसी में पढ़ी है, वहाँ पे भी आप लोगों को बताया है। तो यदि आप लोगों को याद नहीं है तो फिर भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे जो ए है वो क्या है, आप लोगों के एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल, किसी यूनिट सेल की एज लेंथ आप लोगों के है। ठीक है, जेड इक्वल तो हो जाएगा द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। जेड जो है वो किसी यूनिट सेल में कितने एटम्स आप लोगों के प्रेजेंट है वो यहाँ पे रखे जाएंगे। किस तरीके से हम निकालते हैं जेड, तो ये आप लोगों को पता है कि ये जैसे मान लीजिए ये एक यूनिट सेल आप लोगों के, ठीक है, सिंपल यूनिट सेल में आप लोगों को बना के दे रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे एटम्स इनके कॉर्नर्स पर एटम्स आप लोग 8 एटम्स आप लोग प्रेजेंट है। ठीक है, और ये भी आप लोगों को पता है कि यहाँ पे इस यूनिट सेल में हर एटम का ओनली 1/8 पार्ट जो है वही इसके अंदर क्या रहता है, इसमें शेयरिंग रहती है। और अदर 1/8 अदर जो पार्ट है वो कहाँ रहती है, अदर यूनिट सेल के अंदर शेयरिंग रहती है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों को नंबर ऑफ एटम्स आप लोगों को निकालना है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, 8 से, तो इक्वल टू 1 आप लोगों के होता है। इसी तरीके से यदि बॉडी सेंटर को मैं कन्वर्ट कर दूँ मैं इसको, तो एक एटम इसके बीच में है तो +1 यहाँ पे कर देंगे तो आप लोगों को कितना हो जाएगा, 2। तो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएंगे यहाँ पे, 2 आप लोगों के हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आती है एम द मास ऑफ एन एटम। एम क्या है यहाँ पे, किसी एटम का मास यहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। किसी क्यूबिक यूनिट सेल की जो वॉल्यूम हम निकाल रहे थे पैकिंग एफिशिएंसी में भी हम लोगों ने जो है वो क्या निकाली है, वॉल्यूम निकाला है। तो A⁻³ से ही हमने ये वॉल्यूम निकाला है। नेक्स्ट जो है मास ऑफ द यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल का मास निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम जो पर यूनिट सेल है उसे मास ऑफ एन एटम से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई यहाँ से करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे मास ऑफ द यूनिट सेल यहाँ से निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसे हम इंग्लिश के जो सिंबल्स है उसमें कैसे लिख सकते हैं, मास ऑफ द यूनिट सेल इक्वल टू Z इंटू एम। इस तरीके से भी आप लोग इसे क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल में किसी एक एटम का कितना मास प्रेजेंट है उसको निकालने का फॉर्मूला है m इक्वल टू m/n। क्या है दोस्तों, m इक्वल टू m/n। ठीक है, तो m क्या है यहाँ पे, मोलर मास ऑफ एटम। Na क्या है यहाँ पे, एवोगाड्रो नंबर है जिसकी वैल्यू होती है 6.023 इंटू 10⁻23 इसकी वैल्यू होती है। अब डेंसिटी निकालते हैं, तो डेंसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। किसी यूनिट सेल का जो मास है वो क्या है, Z इंटू एम अपॉन वॉल्यूम क्या है उसकी A⁻³ है। ठीक है, तो D इक्वल टू आप लोगों को क्या हो जाएगा यहाँ से Z इंटू एम अपॉन A⁻³ यहाँ से हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम निकालते हैं जो इसके अंदर स्मॉल m की जो वैल्यू होगी, स्मॉल m की वैल्यू हमें निकालनी, तो m की वैल्यू पीछे भी मैंने बताया है तो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है m इक्वल टू कैपिटल M अपॉन Na। ठीक है, अब जो m की जो वैल्यू, स्मॉल m की जो वैल्यू है हमें यहाँ पे इसमें पुट कर देनी है। ठीक है, तो क्या जाता है यहाँ पे D इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन A⁻³ इंटू Na। तो इस फॉर्मूले से यहाँ से डेंसिटी निकल जाती है। तो डेंसिटी को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल d से यहाँ डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पे रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस जो है ऑफ एटम। एज लेंथ और रेडियस के बीच में क्या रिलेशंस हैं वो यहाँ पे आप लोगों को बताए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हैं इन सिंपल क्यूबिक लेटिस। सिंपल क्यूबिक लेटिस में क्या है, A इक्वल टू 2R होता है। ठीक है, A क्या है यहाँ पे, एज लेंथ है, और 2R क्या है यहाँ पे, रेडियस है। ठीक है, तो इसके इक्वल होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन बॉडी सेंटर क्यूबिक लेटिस। अब बॉडी सेंटर क्यूबिक लेटिस में A इक्वल टू 4R अपॉन √3 होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास में आता है इन फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अब फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में A इक्वल टू 2√2R यहाँ पे आता है। ये आप लोगों को याद होगा, इसे ज़्यादा कोई महत्व देने की, इंपॉर्टेंस देने की बात नहीं है क्योंकि यहाँ से कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता है। ठीक है, पूछेगा डेंसिटी वहाँ से पूछेगा। नेक्स्ट टॉपिक है एम्प्लीफिकेंस इन सॉलिड्स और क्रिस्टल
डिफेक्ट जो है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स और क्रिस्टल डिफेक्ट। अब इम्परफेक्शन क्या होता है ये हम बात करते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों को एक वर्ड यहाँ पे दिख रहा होगा डिफेक्ट, डिफेक्ट जो है वही इम्परफेक्शन कहलाता है। अब इम्परफेक्शन क्या होती है, देखिए दोस्त मित्रों स्टूडेंट्स, कि जब भी हम कोई क्रिस्टल बनाते हैं, ठीक है, या जब भी किसी क्रिस्टल का फॉर्मेशन होता है तो उसे बिल्कुल प्योर फॉर्म में उसको बनाया जाता है। बट क्या होता है, यदि मान लीजिए कोई क्रिस्टल जो है ऐसा है कि वो रखा हुआ है, ठीक है, और वो क्रिस्टल रखे में क्या हो जाएगा, यदि मान लीजिए पूरे सराउंडिंग से यदि वो क्या करता है कि एनर्जी गेन करता है या किसी तरीके से उसको एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी मिलने का कारण क्या होता है कि जो उस क्रिस्टल के जो इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो हैं वहाँ से उसमें से या तो निकल जाएंगे या किसी अदर जो उसके अंदर उसके अंदर स्पेस होंगे उनके अंदर वो जा करके बैठ जाएंगे, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो क्या हो जाती है, उसकी स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आ जाता है। जिस प्रकार से आप लोगों के एक सिंपल एग्जांपल है Na और Cl। तो NaCl जो है Na+, ठीक है, और Cl- इसके अंदर आप लोगों के यहाँ पे चार्ज रहता है, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि एक जो NaCl का जो लेटिस बनता है, एक यूनिट सेल बनती है उसके अंदर, वहाँ पे क्या होता है Na और Cl, ठीक है, Na और Na, ठीक है, और Cl, Na, ठीक है, और Cl, Na और Cl। तो इस तरीके से NaCl के एक नंबर्स होते हैं इसके अंदर, तो वो एक अरेंजमेंट उनका होता है, इनके एटम्स का एक अरेंजमेंट होता है कि NaCl इस तरीके से इनके एटम्स का वहाँ पे क्या होगा, अरेंजमेंट होगा। मैं एक बार वापस से बना देता हूँ, इसको ड्रॉ कर देता हूँ कि ये अरेंजमेंट इनका होगा, ये Na जैसे ये Cl, ये Na, ये Cl, ये Na, ये Cl, ठीक है, ये Na, ये Cl, Na, Cl, Na, Cl। तो इस तरीके से इनका अरेंजमेंट होगा। अब देखिए कि ये जो है यहाँ पे Na और Cl की जो क्वांटिटी है या नंबर ऑफ Na और Cl जो है वो क्या है, इक्वल है, क्या है यहाँ पे, इक्वल है, ठीक है। बट क्या होगा यदि हम मान लीजिए कि यहाँ पर ये खुले एनवायरनमेंट पे रखा हुआ हो या कोई चीज़ हम इसके अंदर मिला दें या आयंस मिला दें या कोई एटम्स की टच में आ जाए, तो क्या होगा, इसके अंदर क्या हो जाएगा, एक डिफेक्ट आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आयन होगा, वो आयन आकर के यहाँ पे इसके अंदर बैठ जाता है या इसके साथ में क्या कर लेता है, ये रिएक्शन कर लेता है, तो क्या होगा, इसके अंदर एक डिफेक्ट आ चुका है। क्या आ चुका है, इसके अंदर एक डिफेक्ट आ चुका है, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों कि जो NaCl का जो प्योर क्रिस्टल जो होता है ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है। बट जब इसके अंदर क्या नाम से जब ये डिफेक्ट होगा, डिफेक्ट आ जाएगा, तो इस डिफेक्ट आने के कारण क्या होगा, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर हो जाता है। जिस प्रकार से एक सूखी लकड़ी होती है, ठीक है, सूखी स्टिक होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती, बट उसके अंदर यदि वाटर आ जाए या कोई और दूसरी चीज़ें हम उसके अंदर ऐड कर दें या लकड़ी के अंदर कुछ ऐसा हो कि वो गीली हो जाए, तो क्या होगा, उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से क्या होगा, उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर वो हो जाता है। जिस प्रकार से आप लोगों के ध्यान है कि एक प्योर वाटर होता है, क्या होता है, डिस्टिल वाटर होता है, क्या होता है, डिस्टिल वाटर जो है, ठीक है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिसिटी आप लोगों की फ्लो नहीं होती है। बट यदि मान लीजिए जो हमारे नॉर्मल जो पानी है, यदि हम उसके अंदर थोड़ा ऐड कर दें या फिर इस वाटर के अंदर हम NaCl ऐड कर दें, तो क्या होगा, इसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी ही यदि हम NaCl की डालें, तो क्या होगा, ये क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर आप लोगों के हो जाएगा। और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों होगा, क्योंकि इसके अंदर इसकी स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर क्या आ चुका है, डिफेक्ट आ चुका है। तो यही इम्प्रीफिकेशन आप लोगों के कहलाता है या क्रिस्टल डिफेक्ट आप लोगों के यहाँ पे कहलाता है। तो देखिए एनी डेविएशन फ्रॉम दी perfectly ordered arrangement of atom or ion or molecule in crystal is called amplification। ठीक है, तो देखिए कि किसी क्रिस्टल में यदि मान लीजिए कोई डिफेक्ट यदि आ जाता है या कोई अदर एटम या उसके आयंस के अंदर क्या नाम से कोई ऑर्डर के अंदर या कोई डिफेक्ट आ जाता है, तो यही क्या कहलाती है, एम्प्लीफिकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एम्प्लीफिकेशन ये कहलाता है, या हम इसे क्या कह सकते हैं, इसे क्रिस्टल डिफेक्ट भी हम इसे कह सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट के टाइप की। देयर आर 2 टाइप ऑफ एम्प्लीफिकेशन के यहाँ पे 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है पॉइंट डिफेक्ट, सेकंड है लाइन डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट डिफेक्ट्स की। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, देखिए point defects can be defined as the
irregularity or deviations from ideal arrangement around a point or an atom in a क्रिस्टल। जो पॉइंट डिफेक्ट जो है ये क्या होगा कि जिस तरीके से कोई क्रिस्टल जो होता है उसके एटम्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, एक इनका क्या होता है पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट होता है। क्या होता है मित्रों, इसका एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है। अब पर्टिकुलर अरेंजमेंट जो है तो इससे क्या होता है उस क्रिस्टल की जो शेप है, जो उसकी जो एक क्या नाम से ज्योमेट्री है वो क्या होती है, बनी हुई रहती है। बट यदि मान लीजिए इस क्रिस्टल में यदि कोई दूसरा क्रिस्टल आपके यहाँ पे आकर के क्या हो जाए, ऐड हो जाए, जिसे हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसे, एटम कहते हैं। ठीक है, और एक क्या है आप लोग इसमें आयन, क्या है आयन्स, आयन हो जाए तो कोई सा भी एक यहाँ पे आ जाए, एटम आ जाए या आयन आ जाए तो क्या होगा, ये इसकी स्ट्रक्चर को क्या कर देगा, इसमें डिफेक्ट ला देगा। और डिफेक्ट लाने से इसके बॉन्डिंग में चेंजेज आ जाएगा और भी इधर इसके नेचर में चेंजेज आ जाएगा। तो ये पॉइंट डिफेक्ट आप लोगों को कहलाता। तो देखिए इसकी स्ट्रक्चर मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। देखिए कि जिस तरीके से इनका जो ये एटम्स जो हैं आप लोगों के, इन एटम्स का जो अरेंजमेंट है ये पर्टिकुलर एक अरेंजमेंट था। बट यहाँ पे जो रेड कलर में आप लोगों को दिख रहा है, यहाँ पे ये बीच में जो आयन है या एटम जो है आप लोग यहाँ पे आ चुका है। तो आने से इसकी जो शेप जो है वो क्या हो चुकी है, यहाँ से बिगड़ चुकी है। देखिएगा यहाँ से इसकी शेप यहाँ पे बिगड़ चुकी है, इसकी स्ट्रक्चर बिगड़ चुकी है और इससे इसका नेचर भी यहाँ से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है लाइन डिफेक्ट। देखिए लाइन से ही पता चलता है कि लाइनिंग जो है उनके बॉन्ड जो हैं उनके अंदर यहाँ पे क्या हो जाता है, डिफेक्ट आ जाता है। तो देखिए लाइन डिफेक्ट आर डिफाइंड एज irregularity or deviations from ideal arrangement in entire row of crystal points। देखो कि इसके अंदर क्या होता है कि क्रिस्टल पॉइंट जो है, रो है, ये क्या है, एक रो है। ठीक है, अब ये रो है, एक पर्टिकुलर रो ये होती है। ठीक, ये पर्टिकुलर एक रो है क्रिस्टल्स की। ठीक है, ये रो है, बना रहा हूँ मैं आप लोगों के यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। ठीक है, ये पर्टिकुलर रो है। तो यहाँ पे क्रिस्टल्स का क्या है, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट यहाँ पे मिलेगा। बट क्या होता है यदि मैं इसे क्या करूँ, टेम्परेचर दे दूँ, क्या करूँ मैं इसे टेम्परेचर दे दूँ या अपने सराउंडिंग से क्या कर ले, टेम्परेचर गेन कर ले। तो देखिए क्या होगा, यदि टेम्परेचर यहाँ से गेन कर लेगा तो यहाँ से मान लीजिए इसका एक जो आप लोगों के जो इसका एक एटम है यहाँ से वो निकल कर क्या चला जाए, बाहर चला जाए। और बाहर जाने के बाद में यदि मान लीजिए ये इससे बॉन्डिंग कर ले, ठीक है, और ये इससे बॉन्डिंग कर ले, और बॉन्डिंग करने के बाद में क्या होगा, ये एक दूसरे की जो इनकी स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो गया, उसमें डिफेक्ट आ चुका है। क्या हो चुका है, उसमें डिफेक्ट आ चुका है। तो यही क्या कहलाता है, इनकी लाइन डिफेक्ट कहलाता है। जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे इसका डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम से आप लोग समझ में आ जाएगा। तो देखिए एक पर्टिकुलर जो क्रिस्टल होता है, देखिए इसके यहाँ तक तो इसकी जो बनावट थी, इसका जो स्ट्रक्चर थी वो ठीक है। बट क्या होगा, इसके नीचे वाली जो स्ट्रक्चर है इसके अंदर आप लोगों को कुछ चेंजेस दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ के जो एटम्स हैं वो यहाँ पे गायब है। ठीक है, और यहाँ से ये क्या हुआ, यहाँ से प्रेशराइज होगा और यहाँ से भी क्या हुआ, ये प्रेशराइज होगा। और तो यहाँ से क्या होगा, इसके अंदर डिफेक्ट आ गया। इसी तरीके से यहाँ इसके ऊपर के जो एटम्स हैं वो भी क्या हुए, यहाँ से बाहर निकले, और बाहर निकले बाद में ये पुश होकर के एक दूसरे के ऊपर क्या हुए, स्लाइड हुए, और स्लाइड होने के बाद में जो इसकी शेप है वो भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो यही जो डिफेक्ट है या बॉन्डिंग टूट करके उसके अरेंजमेंट में जो क्या है, डेविएशंस आ जाए या उनके अरेंजमेंट में कोई इश्यूज आ जाए, तो वही क्या कहलाती है, लाइन डिफेक्ट हमारे कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट डिफेक्ट। अब पॉइंट डिफेक्ट जो है पॉइंट डिफेक्ट यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट होता है, सेकंड जो है इम्प्योरिटी डिफेक्ट होता है, थर्ड जो है नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट की। स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट को भी यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है वैकेंसी डिफेक्ट, सेकंड है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, नेक्स्ट है फ्रैंकल डिफेक्ट। और बात करते हैं अब इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ये एक ही है, इसके अंदर इम्प्योरिटी डिफेक्ट ही हम पढ़ेंगे। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी कितने पार्ट्स में डिवाइड की गई है, 2 पार्ट्स में डिवाइड की गई है। फर्स्ट है मेटल एक्सिस डिफेक्ट, सेकंड है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट।